A big hello to everyone and welcome to PW Only IAS. So in this series of geography, in the previous class we discussed about the rocks and the classification of the different types of rocks. आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को. ये पहला स्टेप होगा जिसके थ्रू हम पहुंचने की कोशिश करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी तक, क्योंकि अभी तक जो मेजर इस पूरे जियोमॉर्फोलॉजी का फाउंडेशन है, जो जान है, वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ही है. वहां तक पहुंचने के लिए हमने बहुत सारे स्टेप तय कर लिए हैं. ये एक लास्ट स्टेप है जिसके बाद हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे अगले लेक्चर के अंदर. इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर इस पूरी पृथ्वी के ऊपर इतने सारे डिफरेंट लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन हुआ है, उन लैंडफॉर्म्स की जो फीचर्स हैं, कैसे वो लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं, और ऊपर से क्या वो लैंडफॉर्म्स अपने ही साइज में हैं, अभी क्या उनके अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, क्या वक्त के साथ उनकी हाइट में कुछ चेंज हो रहा है. कॉन्टिनेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो उनमें भी अगर बात करें तो यू विल रियलाइज कि सम पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट इज नाउ गेटिंग सबडक्टेड बिकॉज क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो सी लेवल राइज हो रहा है, तो वहां पे भी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं. तो इनका क्लासिफिकेशन क्या है और क्या क्या परिवर्तन जो भी हम लैंडफॉर्म्स इस पृथ्वी के ऊपर देखते हैं उनमें आते हैं, और उनके पीछे कौन से प्रोसेसेस जिम्मेदार हैं, उन्हीं को हम जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के नाम से जानते हैं. सो इन अ नटशेल इफ वी टॉक अबाउट जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस क्या हैं, दीज प्रोसेसेस, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस जो हैं, अगर मैं इसको नटशेल में बात करता हूं तो ये है द लैंडफॉर्म्स ऑन दिस प्लेनेट अर्थ. लैंडफॉर्म्स आर the resultant of geomorphic processes. अब ये जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के रिजल्टेंट कैसे हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस ये रिजल्टेंट कैसे हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस. मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मान लो आज इस धरती के ऊपर कुछ एक माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस हुआ है, तो इस माउंटेन को बनाने में कौन से प्रोसेसेस ने रोल प्ले किया, दैट इज समथिंग वुड बी द पार्ट ऑफ जियोमॉर्फिक प्रोसेस. वन. सेकंड, अगर इस माउंटेन की हाइट कम होती जा रही है, इरोजन होता जा रहा है, व्हाट इज दैट प्रोसेस, दैट इज ऑल्सो नथिंग बट द पार्ट ऑफ अ जियोमॉर्फिक प्रोसेस. सो बेसिकली every landform that we do see which is present on this planet earth is nothing but the interaction of various geomorphic processes. अब ये जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस है क्या, इनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं. यू विल गेट मोर क्लैरिटी अबाउट दिस कॉन्सेप्ट. आई एम प्लानिंग टू एक्सप्लेन हियर इज, जब हम जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को देखते हैं, दीज आर क्लासिफाइड एज एंडोजेनिक एज वेल एज एक्सोजेनिक प्रोसेसेस. एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक प्रोसेसेस. अब ये क्या है, इसको समझते हैं. एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक प्रोसेसेस, इसी टेबल के माध्यम से आज की पूरी क्लास समझ में आपको आ जाएगी. एंडोजेनिक, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, एंडो मींस इंटीरियर, जेनिक मींस जेनेसिस. ऐसे फोर्सेस या ऐसे प्रोसेसेस जिनका जो जन्म है, ऐसे प्रोसेसेस जिनका जो जन्म है या जेनेसिस है, वो जेनेसिस कहां से है, जेनेसिस इज थ्रू इंटीरियर ऑफ अर्थ. जेनेसिस इंटीरियर ऑफ अर्थ से है, इसलिए इन्हें किस नाम से जाना जाता है, एंडोजेनिक प्रोसेसेस के नाम से जाना जाता है. एक्सोजेनिक एज द नेम सजेस्ट, दे आर जनरेटेड एक्सटीरियर टू द अर्थ सरफेस. ये एक्सटीरियर पे चलने वाले प्रोसेसेस हैं. अब एंडोजेनिक प्रोसेसेस कैसे आए हैं और क्या कर सकते हैं, उनको जानने की कोशिश करें. देखिए, जब मैं आपको इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ा रहा था, तब मैंने इंटीरियर ऑफ अर्थ के अंदर एक बात बोली थी, वो ये था कि जो हमारा मेंटल है, उस मेंटल के अंदर एक पर्टिकुलर लेयर है जिसे हम एस्थेनोस्फेयर के नाम से जानते हैं. और उस इंटीरियर ऑफ अर्थ में जब हमने एस्थेनोस्फेयर को देखा, तो एस्थेनोस्फेयर एक ऐसा जोन है, एक ऐसा रीजन है जहां पे मैग्मा का प्रेजेंस है, जहां पे मैग्मा का प्रेजेंस है, यानी कि ये मैग्मा चैम्बर है. अब ये मैग्मा चैम्बर का डेवलपमेंट क्यों होता है, क्योंकि जब हम अर्थ के इंटीरियर में देखते हैं
तो अर्थ के इंटीरियर के अंदर, इंटीरियर ऑफ अर्थ के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का डिके होता है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है या रेडियो एक्टिव डिके होता है। उसके साथ साथ कुछ प्राइमोर्डियल हीट जो कि बची रह गई थी उसका प्रेजेंस हमें दिखाई देता है, प्राइमोर्डियल हीट का प्रेजेंस हमें दिखाई देता है। ये जो रेडियो एक्टिव डिके और प्राइमोर्डियल हीट है, इसकी वजह से जो हीट जनरेट होती है, जो इसकी वजह से हीट जनरेट होती है, इसके कारण हमें कुछ कन्वेक्शन करंट्स का प्रेजेंस दिखाई देता है अर्थ के इंटीरियर में, कन्वेक्शन करंट्स का प्रेजेंस दिखाई देता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये कन्वेक्शन करंट्स क्या होते हैं। लेट मी वेरी ब्रीफली टेल यू, क्योंकि इसको हम आगे चल के कन्वेक्शन करंट थ्योरी के नाम से पढ़ेंगे भी, जो कि आर्थर होम्स द्वारा दी गई थी। कन्वेक्शन करंट्स के कारण पहले इस पूरे प्रोसेस को समझ लें। इंटीरियर ऑफ अर्थ के अंदर जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनका डिके होता है, प्राइमोर्डियल हीट है, और जो ये जनरेटेड हीट है, जो ये जनरेटेड हीट है, जो ये जनरेटेड हीट है, इस हीट की वजह से, जनरेटेड एनर्जी की वजह से यहां पे आपको कन्वेक्शन करंट्स का प्रेजेंस दिखाई देगा। ये जो कन्वेक्शन करंट्स हैं, these convection currents are responsible, these convection currents are responsible for the movement of earth's crust। ये movement of earth's crust या आप बोले movement of lithosphere, जो लिथोस्फेयर है उस लिथोस्फेरिक प्लेट्स को मूव करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब देखिए क्या होता है, पूरी कहानी क्या है उसको समझते हैं। मान लीजिए दिस इज आर लिथोस्फेरिक प्लेट, ये लिथोस्फेरिक प्लेट है और इस लिथोस्फेयर के नीचे आप सब लोग जानते हैं प्रेजेंस है किसका, मैग्मा का। किसका प्रेजेंस है, मैग्मा का प्रेजेंस है। अब मैग्मा का प्रेजेंस तो है, बट यहां पे एक वर्ड आया जिसको हमने बोला कन्वेक्शन करंट। पहले उसे भी समझ लेते हैं। कन्वेक्शन करंट को कैसे समझा जाता है, बहुत आराम से देखिए। कन्वेक्शन करंट्स, आपने अगर बचपन में रॉड से, इलेक्ट्रिक रॉड से पानी को गर्म किया है तो आपको बहुत अच्छे से एहसास होगा कि वो प्रोसेस क्या होता है। मान लीजिए मैंने बकेट के अंदर ये इलेक्ट्रिक रॉड को कनेक्ट किया, जो भी पानी इस रॉड के संपर्क में आएगा, ये वाला जो हिस्सा है पानी का, दिस विल बिकम वार्मर। और जो गर्म पानी होता है ना, उसकी डेंसिटी कम होती है, वो हल्का होता है, और जो हल्का पानी होगा वो हमेशा किसकी ओर जाने की कोशिश करेगा, ऊपर की ओर जाएगा। अब जो ऊपर का कंपैरेटिवली ठंडा पानी है वो कहां आने की कोशिश करेगा, वो नीचे आने की कोशिश करेगा। इस तरीके से ऊपर का पानी नीचे, नीचे का पानी ऊपर, ऊपर का पानी नीचे और नीचे का पानी ऊपर आता रहता है। इसे ही हम कन्वेक्शन करंट्स कहते हैं। ये हीट ट्रांसफर के अंदर एक मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जिसे हम कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कहते हैं या कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर के नाम से जानते हैं। अब ये जो कन्वेक्शन करंट्स हैं, इसको अगर मैं एक लैंग्वेज के अंदर पुट करूं तो क्या होगा। कन्वेक्शन करंट्स are generated, how they are generated, they are generated due to temperature difference, due to density difference caused by temperature difference, due to density difference caused by temperature difference, caused by temperature difference, caused by temperature difference, right? What does it mean? थोड़ा ध्यान से समझें। जब यहां का ठंडा पानी था, कोल्ड वाटर था, इसका जो डेंसिटी था वो कंपैरेटिवली हाई था, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे जाएगा। यहां का जो वार्म वाटर था, इसकी डेंसिटी क्या हुई, इसकी डेंसिटी कम थी, इसके लिए ये क्या करेगा, राइज करेगा, ऊपर की ओर जाएगा, ये ऊपर की ओर जाने लगा। ये डेंसिटी डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि ये पानी गर्म था और ये पानी ठंडा था। तो डेंसिटी डिफरेंस कॉज्ड बाय द टेम्परेचर डिफरेंस, यू सी द डेवलपमेंट ऑफ कन्वेक्शन करंट्स। ये कन्वेक्शन करंट्स प्रेजेंट होते हैं
सिमिलरली अगर आप इसको रेप्लिकेट करोगे अर्थ के ऊपर, तो अर्थ के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसे कुछ कन्वेक्शन करंट्स का प्रेजेंस दिखाई देगा। कहां पे? मैग्मा चैम्बर के अंदर। जिस मैग्मा चैम्बर के अंदर नीचे से मैग्मा ऊपर और ऊपर का जो मैग्मा है, जो ऊपर का मैग्मा है वो नीचे की ओर बहता है, नीचे का मैग्मा ऊपर, ऊपर का मैग्मा नीचे। इस तरीके से मैग्मा का जो मैग्मा है वो आपको दिखाई देगा इस पूरे के पूरे इंटीरियर ऑफ अर्थ में, जो मैं आपको थोड़ा सा बेहतर तरीके से बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहां से मैग्मा इस तरीके से ऊपर और ऊपर का मैग्मा नीचे आता है, एंड दिस इज समथिंग वी कॉल एज कन्वेक्शन करंट प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ। और ये कन्वेक्शन करंट्स आपको दिखाई देते हैं कहां पे? एस्थेनोस्फीयर के अंदर, और लिक्विड में आप देखेंगे तो आउटर कोर भी है, तो वहां पे भी दिखाई देंगे, लेटर ऑन स्टेज में बात करेंगे। बट इन कन्वेक्शन करंट से क्या मैं कह सकता हूं, जो बहुत सारा मैग्मा ऊपर आ रहा है और यहां से मैग्मा नीचे, यहां से मैग्मा ऊपर और ऊपर का मैग्मा नीचे आता है, तो क्या मैं कह सकता हूं जो ये प्लेट आपको दिखाई दे रही है अभी, इस प्लेट के ऊपर एक साइड तो ये वाला मैग्मा किस तरीके से ड्रैग लगाने की कोशिश कर रहा है, ये वाला मैग्मा इस प्लेट को इस साइड में पुश कर रहा है, एंड दिस मैग्मा इज पुशिंग दिस प्लेट टुवर्ड्स दिस साइड। तो क्या ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो हैं उनके अंदर मूवमेंट का कारण कौन होगा? ये पूरा का पूरा कन्वेक्शन करंट। और ये कन्वेक्शन करंट्स कहां पे हैं सर? ये कन्वेक्शन करंट्स का जो प्रेजेंस है, दिस इज इंटीरियर टू दी अर्थ। इसी वजह से इसके इंटीरियर होने के कारण हम इसे किस नाम से जानते हैं? एंडोजेनिक के नाम से जानते हैं। डन, ये एंडोजेनिक है। अब यहां पे आए तो मुझे पता लगा फोर्सेस और प्रोसेसेस which are generated or their genesis is interior to the earth. Can I say this endogenic process is nothing but the resultant of the convection currents caused by the density difference and temperature difference due to the heat energy generated in the interior of earth by radioactive decay and primordial heat. राइट, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस का कनेक्शन मैंने आपको बता दिया कि धरती के अंदर रेडियो एक्टिव डिके होता है, प्राइमोर्डियल हीट है, उस प्राइमोर्डियल हीट से जो एनर्जी जनरेट होती है उसकी वजह से कन्वेक्शन करंट्स डेवलप होते हैं। उन कन्वेक्शन करंट्स के डेवलपमेंट से जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं उनके अंदर मूवमेंट होता है, और इन्हीं मूवमेंट्स के कारण लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन आपको दिखाई देगा। इन्हीं मूवमेंट के कारण वेरिएशन इन लैंडफॉर्म्स आपको दिखाई देंगे, वेरिएशन इन लैंडफॉर्म्स आपको दिखाई देंगे। ये मेजर एस्पेक्ट है जिसे हम एंडोजेनिक प्रोसेस के रूप में जानते हैं। ऑन द अदर हैंड, व्हेन इट कम्स टू द एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के अंदर मान लीजिए किसी एक जगह पे आपको माउंटेन का फॉर्मेशन दिखाई देता है, बट इस माउंटेन के ऊपर कॉन्टिन्यूअसली रेनफॉल हो रही है। रेनफॉल अगर होती है उसके साथ साथ ग्लेशियर्स का प्रेजेंस है, और उसके साथ साथ यहां पे विंड्स चल रही हैं, एंड मोर ओवर हाउ कैन वी फॉरगेट अबाउट द सनलाइट। जो सोलर रेडिएशन है, क्या वो धीरे धीरे इस माउंटेन के भाग को तोड़ने की कोशिश करेंगे? क्या वो यहां पे रॉक्स का, जो भी इस माउंटेन की रॉक्स होंगी उसका डिसइंटीग्रेशन करेंगे? जी हां सर, उसका डिसइंटीग्रेशन करेंगे। जब उनका डिसइंटीग्रेशन होगा तो डेफिनेटली जो ये माउंटेन्स हैं इनके अंदर जो लैंडफॉर्म्स हैं, रॉक्स का अगर डिसइंटीग्रेशन होगा तो लैंडफॉर्म के अंदर आपको क्या दिखाई देगा? वेरिएशन दिखाई देगा। और वेरिएशन में आप ये समझ सकते हैं, अभी बस इतना जाने कि जो एंडोजेनिक प्रोसेसेस हैं इनसे माउंटेन बनते हैं, एक्सोजेनिक प्रोसेसेस से माउंटेन की हाइट कम होती है। इसीलिए आज हमें जो इस समय पे कोई भी माउंटेन दिखता है
तो वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है किसका? एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक प्रोसेस का। जो मैंने यहां पे ये रिजल्टेंट लिखा है, रिजल्टेंट ऑफ जियोमॉर्फिक प्रोसेस, नो प्रोसेसेस, इसको हम और बेहतर से लिखें तो रिजल्टेंट ऑफ एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक प्रोसेसेस, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। जो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक प्रोसेसेस हैं उनका रिजल्टेंट ये आपको दिखाई देता है, क्योंकि एंडोजेनिक प्रोसेसेस जनरली आर टर्म्ड एज बिल्डिंग प्रोसेसेस। ये बिल्डिंग प्रोसेसेस हैं, इसको हम अभी देखते हैं थोड़ी देर रुक के। चलिए, एंडोजेनिक प्रोसेस को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है आगे, वो किस भाग में है? पहला भाग जो एंडोजेनिक प्रोसेस का है जिसे बोला जाता है डायास्ट्रोफिज्म, और कुछ इसका अगला क्लासिफिकेशन हम देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म के रूप में। राइट, डायास्ट्रोफिज्म और कैटास्ट्रोफिज्म। डायास्ट्रोफिज्म का मतलब यह है, ये जो प्रोसेसेस, ऐसे प्रोसेसेस, देखो मैंने इंटीरियर ऑफ अर्थ में यह भी आपको बताया था कि इंटीरियर ऑफ अर्थ में हमने देखा था बहुत सारे जियोफिजिकल फिनोमिना हैं जिनका जन्म, जियोफिजिकल फिनोमिना है जिनका मेजर कारण क्या है? इंटीरियर ऑफ अर्थ के अंदर लाइंग फोर्स। राइट, जैसे कि आप अर्थक्वेक देखें, जैसे कि आप अर्थक्वेक देखें, ये कहां से? फोर्स तो इंटीरियर से है। जैसे कि आप वोल्केनिक एक्टिविटी देखें, इसका फोर्स भी कहां पे है? इंटीरियर में है। क्या ये बहुत कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स हैं? यस, दे आर द कैटास्ट्रॉफिक इवेंट। क्या आप अपने जीवन कार्यकाल में इनको फेस कर सकते हैं? जी हां सर, कोई शक नहीं है। हम अपने जीवन कार्यकाल में देखे हैं इन फोर्सेस को। इन अर्थक्वेक जैसे भुज का अर्थक्वेक है, वो आपने मतलब मैं जब देखा नहीं, मतलब मैंने जरूर सुना है। और मोर ओवर, अगर मैं ऐसे एरिया में रह रहा हूं जैसे दिल्ली में, राइट नाउ आई एम बेस्ड इन दिल्ली, तो मुझे पता है यहां पे धीरे धीरे हल्के हल्के झटके अर्थक्वेक के आते रहते हैं। बट क्या आपने हिमालय फॉर्म होते हुए देखा? नहीं, मैंने भी नहीं देखा। क्या आपने एंडीज फॉर्म होते हुए देखा? नहीं, किसी ने नहीं देखा भाई, जो आपके सराउंडिंग में होगा। यानी कि कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं विच आर एसोसिएटेड विद सडन मूवमेंट, एंड देयर आर सम प्रोसेसेस विच आर एसोसिएटेड विद वेरी स्लो मूवमेंट। ये जो प्रोसेसेस हैं, these processes, diastrophic processes are very slow processes, यानी कि ये इतने स्लो हैं कि आप अपने जीवन कार्यकाल में तो इन्हें नहीं देख सकते हैं। कैटास्ट्रॉफिक मूवमेंट जो होते हैं वो बहुत ही सडन मूवमेंट्स हैं, सडन मूवमेंट है, जो आप अगर इसके एग्जाम्पल के रूप में देखें तो आपको अर्थक्वेक नजर आएगा। अर्थक्वेक जो है वो एक कैटास्ट्रॉफिक प्रोसेस है, बहुत ही सडन मूवमेंट है। ठीक है, भले ही जनरेट कहां से हो रहा है? इंटीरियर ऑफ अर्थ से। अब जो स्लो प्रोसेस है, आपने देखा, मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपने हिमालय फॉर्म होते हुए देखा? बोले नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। आपने क्या ये जाना कि कभी कभी ऐसा होता है कॉन्टिनेंट का कुछ भाग टूट के नीचे गिर जाता है? आपने देखा? मैंने भी नहीं देखा, तुमने भी नहीं देखा। इसका मतलब इन स्लो प्रोसेसेस को भी फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। स्लो प्रोसेसेस का फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है? एक प्रोसेसेस ऐसे हैं जिनमें मैंने एग्जांपल दिया माउंटेन का, एक ऐसे हैं जिनमें मैंने एग्जांपल दिया कॉन्टिनेंट का। तो कुछ माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेसेस हैं, ओरोजेनिक प्रोसेसेस। ओरो वर्ड जब भी आता है इसका मतलब माउंटेन से एसोसिएट आप कर सकते हैं। Then we can see here as the epirogenic processes, epirogenic processes, epirogenic processes or orogenic processes. Orogenic processes are mountain building processes and epirogenic processes are continent forming processes. यानी कि इनका जो प्रोसेस है एपिरोजेनिक है, दिस इज इन रिलेशन टू कॉन्टिनेंट्स, और ये जो है ओरोजेनिक है, दे आर इन रिलेशन टू माउंटेन्स। ये किसके साथ एसोसिएटेड है? माउंटेन्स के साथ। एक कॉन्टिनेंट्स के साथ है, एक माउंटेन्स के साथ है। अब ओरोजेनिक प्रोसेसेस जो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेसेस हैं, यहां पे भी आप देखते हैं एक चीज कि कई बार आपको ऐसा लगेगा कि दो तरीके के फोर्सेस से ये माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेसेस हो रहे हैं। कभी फोल्डिंग से, यानी कि अगर कंप्रेशनल फोर्सेस लगते हैं तब भी ये माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस हो सकता है।
कभी टेंसाइल फोर्सेस के थ्रू भी ये प्रोसेस हो सकता है। इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। एपिरोजेनिक यानी कि कॉन्टिनेंट के साथ भी दो कहानियां हैं। या तो कॉन्टिनेंट का इमर्जेंस हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो गया कि कोई ऐसी घटना घटित हुई जिसमें कॉन्टिनेंट का एक भाग रेज हो गया। जैसे मैं आपको फेवरेट एग्जांपल बताता हूं, कोलोराडो प्लेटू। जो ये कोलोराडो का रीजन है जिसके अराउंड आपको ग्रैंड कैनियन बनता हुआ दिखाई दिया है, वो ऐसे ग्रैंड कैनियन नहीं बना, वो पहले एक लो लाइंग एरिया था। बाद में एक कुछ ऐसे एंडोजेनिक प्रोसेसेस हुए जिसकी वजह से वो भाग ऊपर उठ गया, वो कॉन्टिनेंट का भाग ऊपर उठ गया। जब वो कॉन्टिनेंट का भाग ऊपर उठ गया, इसका मतलब इमर्जेंस है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कॉन्टिनेंट का कुछ भाग सबमर्ज हो जाता है। सबमर्जेंस का मेरा फेवरेट एग्जांपल अगर मैं दूं तो आज बांग्लादेश का जो रीजन है, पहले गारो, खासी, जैंतिया, जो आप मेघालय का प्लेटू देखते हैं, वो भारत के छोटा नागपुर प्लेटू से जुड़ा ही हुआ था। वो भारत के छोटा नागपुर प्लेटू से जुड़ा हुआ था, मतलब इट वाज लाइक ये पूरा भारत की प्लेट थी। उसके बाद जब ये टकराई तो इसका कुछ भाग टूट के बीच में से नीचे गिर गया, और वहीं पे आज आपको भारत की जो बहुत ही माइटी रिवर्स हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, उनके सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से बांग्लादेश दिखाई देता है। तो ये सबमर्जेंस है, दैट इज इन रिलेशन टू दी कॉन्टिनेंट्स। सो ओरोजेनिक, कंप्रेशनल और टेंसाइल, एपिरोजेनिक, इमर्जेंस एंड सबमर्जेंस। हियर व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सोजेनिक प्रोसेसेस, इन प्रोसेसेस को देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा, ध्यान से देखते हैं। यहां पे इन एक्सोजेनिक प्रोसेसेस को लार्जली तीन पार्ट्स में देखा जाता है। वन वी कॉल एज वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब है डिसइंटीग्रेट हो जाना, टूट जाना। सेकेंड इज इरोजन, उस टूटे हुए भाग का किसी भी एजेंट के द्वारा, चाहे वो नदी है, चाहे वो विंड है, चाहे वो रेनफॉल है, उसके द्वारा आगे बहा के ले जाया जाना। और मास मूवमेंट, ऐसा मूवमेंट जहां पे आपको ग्रेविटी के इंपैक्ट के द्वारा माउंटेन से कुछ भाग नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है। फेवरेट एग्जांपल इज लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स आर नथिंग बट द पार्ट ऑफ मास मूवमेंट। उनसे पहाड़ छोटे होते और ओरोजेनिक मूवमेंट से पहाड़ बड़े होते हैं। अब दोनों प्रोसेस चल रहे हैं, ठीक है। जो प्रोसेस ओवर पार कर लेगा वो लैंडफॉर्म का फीचर डिसाइड कर देगा। सो लैंडफॉर्म के जितने भी फीचर्स हैं वो डिसाइड किए जाते हैं बाय द रिजल्टेंट ऑफ एंडोजेनिक एज वेल एज द एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के कॉन्टिन्यूअस इंटरप्ले से, कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले से वी सी द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस लैंडफॉर्म्स ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। Right? Now we will start with the process of the endogenic processes, because exogenic processes को हम चैप्टर नंबर 12 के अंदर बहुत डिटेल में करने वाले हैं। आज की क्लास में हम ओरोजेनिक और एपिरोजेनिक प्रोसेसेस को डन करेंगे, बेसिकली एंडोजेनिक प्रोसेसेस की बात करेंगे। सबसे पहले अभी मैं बात करना चाहता हूं ओरोजेनिक प्रोसेसेस की। ओरोजेनिक प्रोसेसेस की जब बात आती है तब यहां से शुरुआत होती है माउंटेन बिल्डिंग की। ओरोजेनिक मतलब माउंटेन बिल्डिंग। अब माउंटेन बिल्डिंग कैसे होती है उसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, बट आपको इतना समझना है अभी, ये जो माउंटेन बिल्डिंग है, समटाइम्स व्हाट हैपेंस, जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है वो रैप हो जाती है, मतलब एकदम अगर आप साइड से इसको कंप्रेस करेंगे तो ऊपर की ओर उठ जाती है। कई बार रॉक्स के अंदर आपको क्या दिखाई देगा, फोल्डिंग दिखाई देगी। वो क्या है अभी समझेंगे। बट माउंटेन बिल्डिंग के बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिन्हें हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर जानेंगे। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर जानेंगे और हम देखेंगे कि जब भी कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्रीज आपको दिखाई देती हैं, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज आपको दिखाई देंगी, तब आपको ऐसे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज दिखाई देंगी, तब आपको ऐसे प्रोसेसेस यानी कि माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेसेस दिखाई देंगे। इनके अंदर, माउंटेन बिल्डिंग के अंदर जो वोल्केनिक एक्टिविटी है उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। सो जो वोल्केनिक माउंट्स हैं उनका भी आपको प्रेजेंस दिखाई देगा। अब इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड फर्स्ट दैट पार्ट एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर। देखिए, जब हम बात करते हैं इन माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेसेस की, तो इसके अंदर मैंने दो वर्ड लिखे,
वन वाज कंप्रेशनल एंड सेकंड वाज टेंसाइल, है ना, कंप्रेशनल और टेंसाइल। इनसे हम दो मेजर कॉन्सेप्ट्स को डिराइव करते हैं। वो क्या है? दो मेजर कॉन्सेप्ट्स जो यहां से आते हैं वो होते हैं फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, फॉल्टिंग एंड फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड फोल्डिंग। अब ये दो चीजें अगर हमें समझ में आ गई तो हमारे लिए कहानी बहुत आसान हो जाएगी पूरे इस लेक्चर की, और यही इस लेक्चर की जान भी है। सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फॉल्ट। देखिए, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। फोल्टिंग का मतलब क्या है? मान लीजिए ये आपके पास एक क्रिस्टल ब्लॉक है। इफ यू हैव दिस क्रिस्टल ब्लॉक विद योरसेल्फ, क्रिस्टल ब्लॉक का मतलब अर्थ की क्रस्ट है, यही मान लें, ठीक है। अब मैंने बोला कि जो फोर्स यहां के लिए रिस्पॉन्सिबल है दैट इज द कन्वेक्शनल करंट फोर्स। और अगर मान लीजिए मैग्मा इस डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, मैग्मा इस तरीके से नीचे की ओर चल रहा है, सो क्या ये मैग्मा इस पूरी प्लेट को अगर आप देखें तो आधे भाग को इस साइड में और आधे भाग को इस साइड में लेके जाने की कोशिश करेगा? जी हां सर, बिल्कुल सत्य वचन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। बट मैं अब ये मैग्मा बार बार दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि अभी हम ये मान के चलें, एक बात अपने जहन में हमेशा रखें, क्योंकि ये चैप्टर पहले पढ़ाया जा रहा है यूपीएससी वाला बुकलेट के अकॉर्डिंग, बट हाँ इसे बाद में जनरली मैं प्लेट टेक्टोनिक के बाद पढ़ाता हूं तो जल्दी समझ में आता है, बट फिर भी कोई बात नहीं, हम इतना मान के चल रहे हैं कन्वेक्शनल करंट के कारण यहां पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? मान लीजिए टेंसाइल फोर्सेस लगते हैं। इन फोर्सेस के कारण ये जो क्रिस्टल प्लेट है, इस क्रिस्टल प्लेट के अंदर यू विल सी द डेवलपमेंट ऑफ अ क्रैक। इसके अंदर क्या डेवलप हो जाएगा? क्रैक। पहला स्टेप नंबर 1, द डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स, डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स ड्यू टू द कन्वेक्शनल करंट फोर्स, और यू कैन से ड्यू टू द टेंसाइल फोर्सेस। आप जब इस पूरी की पूरी प्लेट को खींचेंगे दो साइड से, एक इस साइड से खींच रहे हैं, एक इस साइड से खींच रहे हैं, तो बीच में डेवलप क्या हो जाएगा? क्रैक डेवलप हो जाएगा। आप अपने नोटबुक भी लेंगे अगर, तो नोटबुक को दोनों साइड से खींचने की कोशिश करेंगे तो बीच में से क्या डेवलप हो जाता है? वो बीच में से फट जाती है, वो क्रैक डेवलप हो गया। अब जब ये क्रैक डेवलप हुआ, क्यों? क्योंकि टेंसाइल फोर्सेस थी। इन क्रैक्स के डेवलप होने के कारण, इफ द फोर्स इज कॉन्टिन्यूअस, अगर ये फोर्स कॉन्टिन्यूअस रहा तो दिस ब्लॉक विल डिस्प्लेस डाउनवर्ड, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विल टेक प्लेस। यस इंडीड। क्यों? जैसे डेवलपमेंट ऑफ क्रैक हुआ, देन सेकेंड स्टेप में यू विल सी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द block will take place, displacement of the block will take place। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो पूरा प्रोसेस है, इसी को हम फॉल्ट कहते हैं, फॉल्टिंग कहते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉल्टिंग। फॉल्टिंग इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्रिस्टल ब्लॉक developed due to the tensile forces causing the development of cracks inside that crystal block और crystal plate। ठीक है सर। अब इसके अंदर अगर आपने यहां पे दोनों तरफ से फोर्स लगाया तो क्या सिचुएशन जनरेट होगी? कुछ समय बाद आप देखेंगे ये जो आपको ब्लॉक दिखाई दे रहा था, इट विल लुक लाइक, ये इस तरीके से दिखाई देगा। जो ये बीच वाला भाग है वो कहां आ गया? वो कंपैरेटिवली नीचे आ गया, थोड़ा सा नीचे आ गया यहां पे, और बाकी का ब्लॉक तो अभी भी कहां पे है? ऊपर ही है। बाकी का ब्लॉक अभी भी ऊपर ही है। और यहां पे आपको ये बीच का ब्लॉक दिखाई देगा।
सो यू कैन सी हियर, जो ये ब्लॉक था इसका बीच वाला भाग कहां आ गया, नीचे की ओर आ गया। तो क्या मैं कह सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, ये जो अभी प्लेट हमने देखी है, इस प्लेट के अंदर यहां से लेकर ये जो पूरा का पूरा पोर्शन डेवलप हो गया है, इसके अंदर आप एक चीज एनालाइज करेंगे, वो ये कि अगर मान लो मैं किसी व्यक्ति को यहां खड़ा कर देता हूं, तो उसके लिए ये दो क्या हैं, उसके लिए ये दोनों माउंटेन्स नजर आएंगे। दीज आर नथिंग बट दी ब्लॉक फोल्डिंग इज लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, ब्लॉक माउंटेन्स। इन्हें ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं क्योंकि ये दो ब्लॉक्स हैं जो रिलेटिवली मैं नीचे खड़ा हूं तो मुझे क्या दिख रहे हैं, माउंटेन। और यहां पे खड़ा, पहाड़ पे खड़ा व्यक्ति जब इसको देखेगा तो उसे लगेगा बच्चा ये कुछ नहीं है, ये एक वैली है, इसे बोला जाता है रिफ्ट वैली। इसे क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली। और ये जो वर्ड है, ये जर्मन वर्ड है जिसमें ब्लॉक माउंटेन को नाम दिया जाता है हॉर्स्ट, और जो ये रिफ्ट वैली है इसे नाम दिया जाता है ग्रेबॉन। इसे किस नाम से जाना जाता है, ग्रेबॉन नाम से जाना जाता है। तो हॉर्स्ट एंड ग्रेबॉन, इनका डेवलपमेंट हुआ बिकॉज ऑफ द टेंसाइल फोर्सेस, एंड दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज द फोल्डिंग प्रोसेस। यहां पे आपने देखा कि ये जो ब्लॉक आया, इसकी वजह से ब्लॉक माउंटेन्स और रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन होता है। लेट मी शो यू दिस एंटायर प्रोस्पेक्ट विद द हेल्प ऑफ वन मेजर डायग्राम, where you will be able to realize that faulting represents a crack in the rocks along the lines or zones of weakness. After breaking the rocks, landform will undergo displacement, give rise to block mountains and rift valley. Rift valley is graben and horst is something you can see as the block mountain. अब जब ये फॉल्टिंग हम पढ़ते हैं तब इस फॉल्टिंग के कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिसे हमें समझना जरूरी है। वो क्या है, सबसे पहले तो आप यहां पे देख सकते हैं, अगर ये ब्लॉक जिस प्लेन के अलोंग ये ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट या मूवमेंट हो रहा है उसे बोला जाता है फॉल्ट प्लेन। बिफोर दैट जस्ट अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ अ फॉल्ट। व्हेन द crustal rocks are displaced due to tensional movement caused by the endogenic forces. So मैं दोबारा लिख देता हूं, faults are nothing but the displacement of crustal blocks, displacement of crustal blocks caused due to endogenic forces, endogenic forces, राइट। अब इसके अंदर आपको फॉल्टिंग दिखाई दी, crustal rocks displacement, tensional movement caused by the endogenic forces along a plane, we call it as a fault. Fair enough, यहां तक समझ में आ गया। फॉल्ट प्लेन, अब जो ये फॉल्ट प्लेन आपको दिखा है, ये फॉल्ट प्लेन आपको इंक्लाइंड दिख रहा है। कभी कभी ऐसा हो सकता है ब्लॉक सीधा नीचे गिर जाए, कभी ब्लॉक ऐसा हो सकता है कि थोड़ा टेढ़ा नीचे गिरे, कभी ब्लॉक ऐसे नीचे ना गिरे, ऐसे ना गिरे, सीधा इस साइड स्लिप हो जाए, तो भी तो उसका डिस्प्लेसमेंट है। यानी कि मैंने यहां पे जो वर्ड ये यूज किया है, ये बहुत ही सोच समझ के यूज किया है। मैं ये क्यों नहीं लिख रहा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द ब्लॉक, मैंने क्यों नहीं लिखा वो वर्ड? जस्ट बिकॉज ऑफ अ फैक्ट दैट दिस फॉल्ट, जो ये फॉल्ट क्रिएट होगा, इससे बनेगा एक फॉल्ट प्लेन, और जो फॉल्ट प्लेन है जिसके अलोंग मूवमेंट हो रहा है, फॉल्ट प्लेन जिसके अलोंग मूवमेंट हो रहा है, उस फॉल्ट प्लेन के डिफरेंट पार्ट हो सकते हैं। वो फॉल्ट प्लेन वर्टिकल भी हो सकता है, वो फॉल्ट प्लेन इंक्लाइंड भी हो सकता है, और वो फॉल्ट प्लेन हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। वो फॉल्ट प्लेन हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आई।
अब जब हमें यह भी पता लग गया कि वर्टिकल इंक्लाइंड और हॉरिजॉन्टल फॉल्ट प्लेन है, इसके अंदर एक चीज और है जो हमें समझनी है, वो ये, जब इसकी टर्मिनोलॉजी को जाना जाता है तब उसके अंदर कुछ छोटी छोटी चीजें हमें समझनी पड़ती हैं। वन इज, जब भी हम वर्टिकल फॉल्ट प्लेन की बात करते हैं, जब भी वर्टिकल फॉल्ट प्लेन की बात करते हैं तो उसे बोला जाता है, यहां पे जब वर्टिकल फॉल्ट प्लेन्स हैं, जब वर्टिकल फॉल्ट प्लेन्स हैं तब इसे फॉल्ट प्लेन है, तब इसे डिप स्लिप फॉल्ट के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? डिप स्लिप फॉल्ट के नाम से जानते हैं। जब भी आपको ये हॉरिजॉन्टल फॉल्ट प्लेन नजर आएगा, हॉरिजॉन्टल फॉल्ट प्लेन को, हॉरिजॉन्टल फॉल्ट प्लेन को, हॉरिजॉन्टल फॉल्ट प्लेन को हम किस नाम से जानते हैं? स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट के नाम से जानते हैं। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। अब यहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्या कहानी है उसको समझें। मान लीजिए, वेट फॉर अ वाइल, लेट्स से ये दो ब्लॉक्स हैं मेरे पास, ठीक है, ये दो ब्लॉक्स हैं मेरे पास। अगर इन दोनों ब्लॉक्स में, ये एक ब्लॉक था, अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड हो रहा है, कौन सा फॉल्ट? डिप स्लिप फॉल्ट। मूवमेंट अपवर्ड भी हो सकता है, बताऊंगा, डिप स्लिप। वर्टिकल मूवमेंट है, डिप स्लिप। अगर ये स्लाइड कर रहे हैं एक दूसरे के अलोंग इस तरीके से, यहां से नहीं दिखेगा, यहां से दिख जाएगा। अगर ये स्लाइड कर रहे हैं, ये स्लाइड कर रहे हैं, तो ये कौन सा फॉल्ट है? दिस इज स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। स्ट्राइक स्लिप इज हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल मूवमेंट है तो उसको हम डिप स्लिप फॉल्ट कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं, और इसकी गहराई को समझने के लिए हम देखते हैं क्या कहानी है। जब भी हम वर्टिकल फॉल्ट प्लेन की बात करते हैं, या जब हम डिप स्लिप फॉल्ट की बात करते हैं, तब इसे दो भागों में बांटा जाता है। वन वी कॉल एज नॉर्मल फॉल्ट एंड सेकंड वी कॉल एज रिवर्स फॉल्ट। रिवर्स फॉल्ट। अब ये क्या है इसको समझ लेते हैं। कहानी बहुत ही आसान है, 1 मिनट में समझ में आ जाएगी। देखिए अगर मान लीजिए, जो अभी मैंने आपको प्रोसेस बताया था, जिस प्रोसेस के अंदर आपने देखा था कि ये एक क्रिस्टल ब्लॉक था, इस क्रिस्टल ब्लॉक का एक हिस्सा हमने टेंसाइल फोर्सेस लगाए, और टेंसाइल फोर्सेस लगाने के कारण, टेंसाइल फोर्सेस लगाने के कारण, टेंसाइल फोर्सेस लगाने के कारण टूटा, डेवलप किया क्रैक को। क्रैक डेवलप होने के कारण इसका नीचे मूवमेंट हो गया। मैंने तो अपने बचपन से इसी से याद किया है, इसका मूवमेंट कहां हो गया? नीचे। नीचे जब इसका मूवमेंट हो गया, तब मुझे यह चीज समझ में आ गई कि हां, ये जो फॉल्ट बना है, दिस फॉल्ट इज समथिंग वी कॉल एज नॉर्मल फॉल्ट। इसे हम कौन सा फॉल्ट कहते हैं? नॉर्मल फॉल्ट कहते हैं। और ये कहां से बना? टेंसाइल फोर्सेस से। तो यहां पे हम लिख सकते हैं किस फोर्सेस से बना? सर, टेंसाइल फोर्सेस से बना। ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। बट व्हाट इज द रिवर्स फॉल्ट देन? रिवर्स फॉल्ट में क्या होता है? मान लो, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। ये मोबाइल है मेरे हाथ में, मैं इस मोबाइल को जोर से प्रेस करता रहूं, करता रहूं, करता रहूं, करता रहूं, करता रहूं, क्या तुम्हें लगता नहीं कि इसके बीच में क्रैक डेवलप हो जाएगा? यस। देखो, बात यह है, हम एक चीज नहीं समझ पाते, वो है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल। इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल का मतलब यह है कि अगर मैं यही मोबाइल की जगह किसी इरेजर, रबर जो होता है इरेजर को दोनों साइड से दबाता, तो वो तो बीच से ऊपर उठ जाता। फोन क्यों नहीं उठ रहा? क्योंकि फोन का मटेरियल इलास्टिक नहीं है। और अगर मटेरियल इलास्टिक नहीं है, तो मैं कहता हूं, अगर मान लो मेरे पास एक ऐसी क्रिस्टल ब्लॉक है, ऐसी क्रिस्टल रॉक है, जिसके ऊपर दोनों साइड से कंप्रेशनल फोर्सेस लगे, और मटेरियल इलास्टिक नहीं था, थोड़े समय बाद क्या ये एक क्रैक डेवलप कर लेगा?
मैं कहता हूं बिल्कुल सच बात है, क्रैक डेवलप कर लेगा। अगर यही रबड़ होता तो फोल्ड हो जाता। तो यानी कि यहां पे जब आप फॉल्टिंग देख रहे थे, फॉल्टिंग और फोल्डिंग देखा था आपने, वहां पे कंप्रेशनल टेंसाइल का एस्पेक्ट था। जी हां, यहां पे भी किसका प्रोस्पेक्ट है बच्चे? ये है टेंसाइल। यहां पे कौन सा फोर्स है? कंप्रेशनल। जब ये ब्लॉक बीच में से टूटा और दम लगाऊंगा तो बीच वाला ब्लॉक क्या हो जाएगा? ऊपर की ओर उठ जाएगा। बीच वाला ब्लॉक क्या होगा? ऊपर की ओर उठ जाएगा। यही तो इसकी खूबसूरती है मेरे दोस्तों, यही तो इसकी खूबसूरती है। बीच वाला ब्लॉक जो है वो ऊपर की ओर उठ जाएगा। राइट, जो बीच वाला ब्लॉक है वो कहां चला गया? ऊपर की ओर चला गया। तो यहां पे ये ब्लॉक माउंटेन, ये रिफ्ट वैलीज दिखाई देंगी आपको। तो ये भी क्या इस कंप्रेशनल फोर्स से आया। नॉर्मल का मतलब ब्लॉक नीचे, रिवर्स मतलब उसका उल्टा ब्लॉक ऊपर। ये किसकी वजह से डेवलप होता है? कंप्रेशनल फोर्सेस की वजह से डेवलप होता है। और जब भी ये मूवमेंट होंगे, मतलब अगर प्लेट्स के मूवमेंट हो रहे हैं, तो हमने बचपन से पढ़ा है कि सर भूकंप आता है। जी हां, भूकंप आएगा। तो चलो इसका एक एस्पेक्ट आपको दिखाता हूं मैं, उससे थोड़ी क्लैरिटी ऑफ थॉट आ जाएगी कि लेट मी शो यू द आइडिया कि ये कैसे ब्लॉक्स का मूवमेंट हो रहा है। देखें, दिस इज विच फॉल्ट? दिस इज द नॉर्मल फॉल्ट। नॉर्मल फॉल्ट है। ये कौन सा प्लेन है? फॉल्ट प्लेन है। ठीक है, और ये जो नीचे भाग आ रहा है इसको हैंगिंग वॉल कहते हैं। ये नॉर्मल फॉल्ट है। इसके बाद अगर हम बात करें, यहां पे नॉर्मल फॉल्ट के बाद यू कैन सी हेयर एज कौन सा फॉल्ट? रिवर्स फॉल्ट, क्योंकि दोनों साइड से इसको क्या किया गया? कंप्रेस किया गया। सो दीज आर दी नॉर्मल फॉल्ट्स एंड रिवर्स फॉल्ट। और ये वर्टिकल फॉल्ट्स हैं। ये कौन से फॉल्ट्स हैं? वर्टिकल फॉल्ट्स हैं, जहां पे ये क्या कर रही है? एक दूसरे के अलोंग स्ट्राइक स्लिप, डिप स्लिप मैनर में मूव, एक दूसरे के अलोंग नहीं, रादर ऊपर और नीचे डेवलप कर रहे हैं। जबकि हम स्ट्राइक स्लिप देखेंगे अभी, तो वहां पे आपको किसी और तरीके का मूवमेंट दिखाई देगा। चलिए, ये हो गया नॉर्मल फॉल्ट। जैसे कि आपने यहां पे देखा कि सबसे पहले नॉर्मल फॉल्ट और रिवर्स फॉल्ट, दे आर द डिप स्लिप फॉल्ट्स। जब हम बात करेंगे अब आगे की, दैट इज द स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। ये जो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है, दिस वन इज द हॉरिजॉन्टल फॉल्ट। और इस हॉरिजॉन्टल फॉल्ट का मतलब क्या है? दी प्लेट्स आर, ये इसे बोला जाता है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। इसे बोला जाता है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। और इसका एस्पेक्ट क्या है मालूम? इसका एस्पेक्ट ये है, दी प्लेट्स आर स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर। Plates are sliding past each other. They are sliding past each other. बस इतनी बात इसमें याद रखनी है। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ाऊंगा तो उसमें ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री पढ़ाऊंगा, वो यही होगा। राइट, तो चलें सॉरी, हम अपने कंटेंट पे चलते हैं और इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इट इज टॉकिंग अबाउट। सो टाइप्स ऑफ फॉल्ट में डिप स्लिप फॉल्ट एंड स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, ट्रांसफॉर्म, नॉर्मल एंड रिवर्स। डन हो गया जी। अब जब नॉर्मल फॉल्ट की बात करते हैं, ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक ब्लॉक्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज बाय टेंशनल फोर्स, टिपिकली विद द फोल्ट प्लेन इंक्लाइन। वो फोल्ट प्लेन इंक्लाइन था, नीचे की ओर आया, वर्टिकल फॉल्ट है, और पुलिंग ऑफ द रॉक्स के कारण आया। इसके बाद फॉर्म एज इंडिविजुअल फॉल्ट, और इसके साथ साथ आपको क्या दिखाई देगा यहां पे? हाँ, एग्जांपल, सिएरा नेवाडा इन कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, डेथ वैली, जिसको आप किसके? कैलिफोर्निया के अंदर देखते हैं। सिमिलरली यू विल हैव रिवर्स फॉल्ट, जिसका आपको कंप्रेशनल फोर्स के कारण टेक्टोनिक सेटिंग में चेंज दिखाई देगा, और ये आपको हिमालयास के अंदर दिखाई देते हैं। हिमालयास के अंदर ऐसे थ्रस्ट फॉल्ट दिखाई देंगे, थ्रस्ट अप्लाई हो रहा है, कंप्रेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। देन स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इनमें दिखाई देता है।
एनाटोलियन फॉल्ट इन टर्की, टर्की में अभी थोड़े समय पहले जो भूकंप आए हैं उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा ये भी एक रीजन था उनमें, राइट, कि ये जो फॉल्ट प्लेन्स हैं वहां पे एक्टिव हैं और जब ये प्लेट्स मूव करती हैं, स्लाइड करती हैं, तो डेफिनेटली अर्थक्वेक्स आते ही आते हैं। इसीलिए आपने जब वो जीआईएफ भी देखा था तब आपको समझ में आया होगा कि जो पेड़ थे वहां पे वो हिल रहे थे, है ना, वो अर्थक्वेक के कारण ही था। एक और फॉल्ट है जो हमें समझना है, वो नॉर्मल फॉल्ट का ही भाग है, बट सक्सेसिव नॉर्मल फॉल्ट्स हैं। सक्सेसिव नॉर्मल फॉल्ट्स का मतलब पहले एक भाग नीचे गया, फिर दूसरा भाग, फिर तीसरा भाग, फिर चौथा भाग। इस तरीके से जाते जाते आपको दिखाई देने लगेगा 1 2 3 4, ये स्टेप लाइक मैनर में डेवलप हो गया। दिस इज द जियोमॉर्फिक फीचर which is formed because of the series of faults that are developed, series of fault which are developed, और एक ही डायरेक्शन में ये फॉल्ट डेवलप हो रहे हैं और सीरीज में डेवलप होते हैं और इन वजह से आपको यहां पे ये स्टेयरकेस लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ये जो स्टेयरकेस लाइक स्ट्रक्चर है, आपको एहसास नहीं होगा कि ये जो स्टेप फॉल्ट है, ये स्टेप फॉल्ट भारत में भी दिखता है और इसे आप देख पाएंगे डेक्कन ट्रैप के अंदर, जो वेस्टर्न घाट के पास डेक्कन ट्रैप, डेक्कन लावा प्लेटू है। ये जो वर्ड ट्रैप है यहां पे वो यूज ही इसीलिए किया गया है क्योंकि ये एक स्वीडिश वर्ड है और स्वीडन की इस स्वीडिश लैंग्वेज के अंदर ट्रैप का मतलब होता है स्टेयरकेस, इसीलिए उसे डेक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको एक बात समझ में आई फॉल्टिंग की। तो स्टेप फॉल्ट हमने यहां पे स्टेप फॉल्ट भी देख लिया। देन अब हमने देखा जब ये फॉल्ट्स बनते हैं तो क्या क्या चीजें बनती हैं। सर फॉल्ट्स बनते हैं तो आप इन फॉल्टिंग की एग्जांपल्स हमें दे दें। देखो सीधा सिंपल सीधी सी बात बता देता हूं, इससे कहानी खत्म हो जाएगी। एग्जांपल्स की अगर मैं बात करता हूं तो जब भी फॉल्टिंग होती है ये फॉल्टिंग रिजल्ट करती है दो चीजों में। वन, जब भी अगर मान लो नॉर्मल फॉल्ट बना तब आपको दिखाई देगा, नॉर्मल फॉल्ट जब बना तब आपको दिखाई देगा यहां पे प्रेजेंस ऑफ रिफ्ट वैली, और रिफ्ट वैली के साथ साथ आपको प्रेजेंस दिखाई देगा ब्लॉक माउंटेन्स का। और ये सबसे पहले अगर आपने देखा था, मैंने यहां पे वर्ड लिखा था ग्रेबन एंड यहां पे वर्ड लिखा था हॉर्स्ट और बोला था ये जर्मन वर्ड्स हैं, और ये जर्मन वर्ड्स इसलिए हैं क्योंकि सबसे पहली बार जब इसको आइडेंटिफाई भी किया गया है तो उसी रीजन के अंदर किया गया। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं वॉसेजेस एंड ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स, वॉसेजेस माउंटेन्स और ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स जो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स हैं, ये माउंटेन हैं ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स, ये माउंटेन्स हैं जर्मनी के अंदर, जर्मनी, और जो वॉसेजेस माउंटेन्स हैं ये आपको दिखाई देंगे फ्रांस के अंदर। ये कहां पे दिखाई देंगे? फ्रांस के अंदर। इनके बीच में जो रिफ्ट वैली है वहां पे एक नदी बह रही है और उस नदी का नाम है राइन, इसीलिए इसे राइन रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं, इसीलिए इसे राइन रिफ्ट वैली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, खत्म हो गई कहानी। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल के रूप में जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल इसका कंसीडर किया जाता है दैट इज द ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। अगर आप अफ्रीका का ये पोर्शन देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये कहानी बहुत ही गंभीर है। वो गंभीर कहानी क्या है उसको जानते हैं। यहां पे आप ये पूरा पोर्शन देख रहे हैं जिसमें आपको कुछ प्लेट्स का, यहां पे आपको कुछ वैली का, रिफ्ट वैली का और रिफ्ट वैली का डेवलपमेंट दिखाई देगा। ये जो रिफ्ट वैली है इस रिफ्ट वैली को बोला जाता है ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। दिस इज टर्म्ड एज ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली।
अब ये रिफ्ट वैली किस लिए बनी है मैं बताता हूं। रिफ्ट वैली बनी इसलिए क्योंकि अगर ये रिफ्ट वैली बनी है तो इसके दो भाग इधर जा रहे होंगे, बिल्कुल सही बात है। तो यहां की जो प्लेट है, इस प्लेट को बोला जाता है नुबियन प्लेट, और इस जगह की जो प्लेट है इसे बोला जाता है सोमालियन प्लेट। इसे बोलते हैं सोमालियन प्लेट। नुबियन प्लेट एंड सोमालियन प्लेट। नुबियन प्लेट और सोमालियन प्लेट आपको यहां पे दिखाई दी। इसके बाद जब ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे से जुड़ा होंगी तो बीच में एक वैली क्रिएट होगी। उसी वैली को आपने किस नाम से जाना है? अफ्रीकन रिफ्ट वैली के नाम से जाना, राइट। ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी दिखाने की कोशिश करूंगा, मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूं। यू कैन सी हियर नुबियन प्लेट इस डायरेक्शन में जा रही है, सोमालियन प्लेट इस डायरेक्शन में, और इनके बीच में एक रिफ्ट वैली का डेवलपमेंट हो रहा है, दैट यू कैन सी हियर। फेयर इनफ। सो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो क्या ऐसा नहीं लग रहा आपको कि अफ्रीका स्प्लिट हो जाएगा दो साइड्स में? यस, डेफिनेटली कुछ समय बाद अफ्रीका का स्प्लिटिंग भी हो सकता है, बट उसमें कितना टाइम लगेगा? वी डू नॉट नो। वी डू नॉट नो कि वो क्या टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, बट यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये रिफ्ट वैली के कारण इनका स्प्लिटिंग हो जाए। ऐसी ही रिफ्ट वैली का प्रेजेंस और माउंटेन का प्रेजेंस भारत में भी एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है इसका, जो मैं यहां पे देना चाहता हूं। एक एग्जाम्पल आपने ये रखा, दूसरा एग्जाम्पल आपने ये रखा, तीसरा इज नर्मदा एंड तापी। नर्मदा एंड तापी आर फ्लोइंग इन, नर्मदा एंड तापी ये दोनों जो हैं ये कहां फ्लो कर रहे हैं? ये रिफ्ट वैली के अंदर फ्लो कर रही हैं। ये रिफ्ट वैली के अंदर फ्लो कर रही हैं, और इसके बीच में आपको एक ब्लॉक माउंटेन सतपुड़ा जो है वो ब्लॉक माउंटेन के रूप में दिखाई दे जाएगा। वो कौन से माउंटेन के रूप में? ब्लॉक माउंटेन के रूप में दिखाई दे जाएगा। ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। और ऐसी ही रिफ्ट वैली की कुछ लेक्स हैं जिनको हम लेटर ऑन स्टेजेस में डिस्कस करेंगे जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आएगा। ये तो सिर्फ एक बेस हम बना रहे थे। फॉल्टिंग हमने पढ़ लिया। दूसरा मेजर प्रोस्पेक्ट आज की क्लास का है हमारा फोल्ड्स को पढ़ना। अब फोल्डिंग पढ़नी है। फोल्डिंग का मतलब है कि जब भी हम किसी भी, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्रिस्टल रॉक्स का, तब आपने देखा कि जब रॉक्स की इलास्टिसिटी है, रबर है, इरेजर है, उसको आप कंप्रेस करोगे तो वो क्या होगा? ऊपर की ओर उठ जाएगा। मान लीजिए आपके पास यहां पे कोई एक क्रिस्टल ब्लॉक है और इस क्रिस्टल ब्लॉक को आप दोनों साइड से कंप्रेस कर रहे हैं, तो क्या थोड़े समय में इस क्रिस्टल ब्लॉक का आपको भाग इस तरीके से दिखाई दे जाएगा? जी हां सर, ये इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा। इसे बोलते हैं हम फोल्डिंग। और यहां पे ये बात जरूर याद रखनी है, दिस इज ड्यू टू कंप्रेशनल फोर्सेस। ये किस वजह से है? कंप्रेशनल फोर्सेस की वजह से है। अब इसके अंदर क्या होता है, कुछ टर्म्स हैं जो हमें समझनी होती हैं। वो टर्म्स क्या हैं? जब ये कंप्रेशनल फोर्सेस होंगे तब आप इस फोल्डिंग के दरमियान कुछ चीजों को देखेंगे, जैसे कि जब ये फोल्ड हुआ है तो जो फोल्ड का सबसे ऊपर वाला भाग है, जो ये टॉप है, इस टॉप को आप किस नाम से जानते हैं? इस टॉप को आप बोलते हैं एंटीक्लाइन। दिस इज टर्म्ड एज एंटीक्लाइन, और ये जाना जाता है सिंक्लाइन के नाम से। दिस इज टर्म्ड एज सिंक्लाइन। ये जाना जाता है सिंक्लाइन के नाम से। फेयर इनफ। अब डिपेंड करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोल्डिंग भी होती है। ये तो आपने देख लिया कि यहां पे फोल्डिंग हो गई। यहां पे आपको जानना है टाइप्स ऑफ फोल्डिंग, तो मैंने इसी का इस्तेमाल कर लेता हूं। मैं थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं। टाइप्स ऑफ फोल्डिंग, इसमें आप एक बात बताओ, जब दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगेगा तब कैसा फोल्ड बनेगा? तो बेसिकली इट इज डिपेंडिंग एंटायरली अपॉन दी फोर्सेस वी आर अप्लाइंग फ्रॉम बोथ दी साइड्स। जैसे कि अगर मान लो, यहां पे एक चीज बताता हूं आपको,
ये फोल्डिंग हुई है तो इस प्लेन को बोला जाता है एक्सियल प्लेन। ये कौन सा प्लेन है? एक्सियल प्लेन। और अगर दोनों साइड से फोर्स बराबर लगा है तो क्या मैं कह सकता हूं ये जो लिंब दो लिम्ब्स जनरेट हुई हैं इनके बीच का एंगल भी क्या होगा? सेम होगा। इसलिए सबसे पहला फोल्ड जो हम देखने वाले हैं दैट वुड बी सिमेट्रिकल फोल्ड। ये कौन सा फोल्ड होगा? सिमेट्रिकल फोल्ड होगा। लेट्स टॉक अबाउट इट विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। देखिए ये एक प्लेट है मेरे पास। जब मैं इसको दोनों साइड से इक्वली कंप्रेस कर रहा हूं तो जो इसकी दोनों लिम्ब्स हैं, ये वाली लिम्ब एंड ये वाली लिम्ब, दोनों लिम्ब्स जो हैं, बोथ ऑफ दीज लिम्ब्स आर एट सेम एंगल विद दिस एक्सियल प्लेन। ये बीच का जो प्लेन है वो एक्सियल प्लेन है, इस एक्सियल प्लेन के साथ सेम एंगल पे होगा। दैट फोल्ड विल बी टर्म्ड एज द सिमेट्रिकल फोल्ड। डन। एसिमेट्रिकल फोल्ड, मैंने इसको कैसे किया? एक साइड से तो बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया। जहां ज्यादा फोर्स लगाता जाऊंगा वहां पे ये जो पूरी की पूरी लिम्ब है वो बहुत स्टीप होती जाएगी। इमेजिन करेंगे, समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ये स्टीप होती जाएगी। सर क्यों? क्योंकि जहां से ज्यादा फोर्स लगा वो स्टीप हो गया और जहां फोर्स कम था वो कंपैरेटिवली जेंटल था। इसलिए ये जो फोल्ड आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे ये एंगल और ये एंगल में फर्क है। ये वाला फोल्ड क्या होगा? एसिमेट्रिकल फोल्ड होगा। अभी भी कहानियां रुकेगी नहीं दोस्त। मान लो मैंने ये पेपर लिया, मतलब क्रिस्टल प्लेट, इसको मैं एक साइड से तो नहीं दबा रहा, दूसरे साइड से दबा रहा हूं। जब दूसरे साइड से दबा रहा हूं तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा ये स्टेप बन गया है? क्या आपको ये फोल्ड इस तरीके से नजर नहीं आ रहा है? इस तरीके से नजर नहीं आ रहा है ये फोल्ड? सी दिस, यू कैन सी एंड इमेजिन दिस एंटायर फोल्ड। क्योंकि मैंने क्या किया, ये एक साइड से नहीं प्रेस किया, दूसरी साइड से कंप्रेशन करता रहा तो ये स्टेप बन गया। इसे बोला जाता है मोनोक्लाइन, वन विच इज टर्म्ड एज अ स्टेप लाइक फोल्ड। पहला सिमेट्रिकल, दोनों बराबर, दूसरा एसिमेट्रिकल, तीसरा स्टेप। 3 फोल्ड हो गए। मोनोक्लाइन इज स्टेप। फोर्थ इज आइसोक्लिनल। अब देखो क्या बढ़िया गंभीर बात है। ये मैंने इसको कंप्रेस कर रहा हूं, ठीक है। कंप्रेस करते 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 आप देखेंगे, अरे रुक जा रे, देखो कंप्रेस करते 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 यू विल सी दिस काइंड ऑफ फोल्ड्स विल बी फॉर्म्ड, इजंट इट? ये इस तरीके से बन जाएगा फोल्ड, राइट? तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग हियर, जैसे जैसे प्रेशर लगता जाएगा, कंप्रेशन लगता जाएगा, वैसे वैसे जो ये फोल्ड्स हैं ये और ज्यादा क्या होते रहेंगे? फोल्ड होते रहेंगे। इसके अंदर आप देख पा रहे हैं, पहले क्या था, ये लिंब एंगल पे थी, अब ये लिंब क्या हो गई है? एकदम सीधी आ गई है, एकदम सीधी आ गई है। मतलब क्या हुआ है? आइसोक्लिनल फोल्ड हैज लिम्ब्स दैट आर एसेंशियली पैरेलल टू ईच अदर। जो लिम्ब्स हैं वो लिम्ब्स एक दूसरे के क्या आ गई हैं? पैरेलल आ गई हैं। लिम्ब्स आर पैरेलल टू ईच अदर। देन दिस फोल्ड इज, अरे ये क्या बना दिया? लिम्ब्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इस तरीके से ये फोल्डिंग हो रखी है, जहां पे जो ये लिम्ब्स हैं, ये लिम्ब्स एक दूसरे के पैरेलल आ गई। वी कॉल इट एज आइसोक्लिनल फोल्ड। फेयर एनफ। अब एक बात समझो, मान लो ये इस तरीके से फोल्ड था, इस तरीके से फोल्ड था, मैंने इसके ऊपर और प्रेशर लगा दिया, लगा रहा हूं, रुको, इसके ऊपर और प्रेशर लगा दिया, इस फोल्ड के ऊपर और प्रेशर लगा दिया, लगाता रहा, थोड़े समय में जब ये प्रेशर लगता रहेगा, क्या ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा? यस। कैसे हो जाएगा सर? इस तरीके से हो जाएगा। ये जो प्रेशर था, जो पहले इस तरीके से था, अब ये धीरे 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 धीरे, अगर ये वाली लिंब प्रेशर लगा रही है, बिल्कुल सही बात है, लगा रही है, ये वाली लिंब प्रेशर लगा रही है, तो क्या ये इस तरीके से हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है सर, ये इस तरीके से फोल्ड हो गया। अब मुझे कोई ये नहीं बोल सकता कि सर ये स्टेप फोल्ड है, ना,
ये स्टेप नहीं है, क्योंकि स्टेप फोल्ड में एक साइड से प्रेशर था ही नहीं। यहां पे तो क्या हो गया, जो ये हमारी एक्सियल प्लेन है वो ही हॉरिजॉन्टल हो गई। जो एक्सियल प्लेन है, एक्सियल प्लेन जो है, एक्सियल प्लेन जो है वो हॉरिजॉन्टल है, और हॉरिजॉन्टल तो है ही, बट उसके साथ साथ पैरेलल भी है। किसके? पैरेलल भी है लिम्ब्स के, जो लिम्ब्स हैं उनके पैरेलल भी है। एक्सियल प्लेन जो है वो हॉरिजॉन्टल है और पैरेलल भी है लिम्ब्स के। यहां पे अगर आप देखेंगे तो जो एक्सियल प्लेन है, एक्सियल प्लेन है वो पैरेलल है। बिल्कुल सही बात है सर, पैरेलल है लिम्ब्स के पैरेलल है, बट हॉरिजॉन्टल नहीं है, हॉरिजॉन्टल नहीं है। ये बात ध्यान रखना है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज दिस इज व्हाट वी कॉल एज रिकम्बेंट फोल्ड। इसको क्या बोलते हैं? रिकम्बेंट फोल्ड। अब इससे ज्यादा और दबाओगे तो ये थोड़ा आगे चला जाएगा। मतलब क्या हुआ? इससे ज्यादा और दबाओगे तो थोड़ा आगे चला जाएगा। मतलब इन्होंने क्या कर दिया, एक ने टर्न ले लिया, दूसरे ने उसके ऊपर से टर्न ले लिया। देन वी विल कॉल इट एज ओवरटर्न्ड फोल्ड, देन वी विल कॉल इट एज ओवरटर्न्ड फोल्ड। ये एक दूसरे के ऊपर से गुजर गए, वी विल कॉल इट एज ओवरटर्न्ड। और मैं कहता हूं एक बात ये कि इससे ज्यादा और प्रेशर लगाया तो ये टूट जाएगा। जैसे कि यहां पे आपको दिखाई देगा कि ये और प्रेशर लगाया तो टूट के ये रॉक इसके ऊपर आ गई। अरे हां के ना, ऐसा हिमालय में हुआ। जब हिमालयाज में शिवालिक्स फॉर्म हो रहे हैं, पीछे से ग्रेट हिमालय है, बीच में मिडल हिमालय है, शिवालिक का प्रोसेस हो रहा है। मिडल हिमालय का भाग टूट के क्या शिवालिक के ऊपर नहीं आएगा? यस, शिवालिक के ऊपर मिडल हिमालय की रॉक्स का प्रेजेंस आपको दिखाई देगा। दिस इज व्हाट वी कॉल एज नेप्स। इसे हम किस नाम से जानते हैं? नेप्स के नाम से जानते हैं। ये ऐसी कॉम्प्लेक्स फोल्ड कैरेक्टरिस्टिक है बाय वन लिम्ब ऑफ अ फोल्ड ओवरराइडिंग द अदर। क्या कर रही है? ओवरराइडिंग कर रही है। नंगा पर्वत एंड नामचा बारवा, नंगा पर्वत एंड नामचा बारवा, ये भी कहां पे आपको दिखाई देते हैं? हिमालयाज के अंदर। राइट, पेनाइन आल्प्स जो है यूरोप में, वहां पे भी ऐसे फोल्ड्स का डेवलपमेंट हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो अब हमने इस फोल्डिंग को कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। फोल्डिंग देख लिया, फोल्टिंग देख लिया, फोल्टिंग से ब्लॉक माउंटेन्स देख लिए, ब्लॉक माउंटेन्स के बाद हमने रिफ्ट वैलीज का भी डेवलपमेंट देखा। अब हमारे पास एक छोटा सा एस्पेक्ट है, दैट इज एपिरोजेनिक मूवमेंट, जिसे मैं डिस्कस करना चाहता हूं। और उस एपिरोजेनिक मूवमेंट से थोड़ी सी कहानी आपको समझ में आ जाएगी कि कॉन्टिनेंट्स जो हैं, उन कॉन्टिनेंट्स के अंदर भी जो सबसिडेंस और एमर्जेंस हुआ है वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो लेट मी टेक यू टू द जर्नी ऑफ एपिरोजेनिक एस्पेक्ट एंड देन वी विल फिनिश इट ऑफ विद दिस लेक्चर। देखें यहां पे अफ्रीका इज स्प्लिटिंग, सो दिस इज अबाउट द फॉल्टिंग, फॉल्टिंग, फॉल्टिंग। अरे कहां गया भाई? ऐसे बता तो मैंने दिया है आपको, चलो फिर भी लीजिए। एपिरोजेनिक फोर्सेस, ये ऐसे मूवमेंट हैं विच इन्वॉल्व्स द वर्टिकल मूवमेंट्स कॉजिंग कॉन्टिनेंटल अपलिफ्टमेंट और सबसिडेंस। या तो कॉन्टिनेंट का भाग एमर्ज होगा या कॉन्टिनेंट का भाग सबमर्ज होगा। राइट, जिसमें अगर आप अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, अगर मान लो किसी एक जगह पे, मान लो ये एक लैंड मास है और यहां पे सी लेवल है, ठीक है। अगर सी लेवल राइज हो गया तो क्या ये भाग सबमर्ज हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है। ऐसा भारत के साथ भी देखा गया, जब इंडिया की प्लेट, व्हेन इंडियन प्लेट वाज मूविंग टूवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट, और यूरेशियन प्लेट के साथ जाके स्ट्राइक की, यूरेशियन प्लेट के साथ जाके स्ट्राइक की, तो इस स्ट्राइकिंग के दौरान भारत का जो ये वेस्टर्न भाग है ये टूट के सबमर्ज हो गया। इसे हम सबमर्जेंस कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? सबमर्जेंस। ऐसा ही सबमर्जेंस आपको यहां पे भी दिखाई देगा, जिसे आप मालदा फॉल्ट के नाम से जानते हो, या गारो खासी गैप, या राजमहल गारो गैप के नाम से जानते हैं। तो अगर मान लो सबसिडेंस की बात है
तो सुंदरबंस इन बांग्लादेश exemplifies the submergence caused by the epigenetic movements. The low-lying delta region has been gradually sinking due to the encroachment of seawater and the formation of the largest mangroves forest. वो भाग भी क्या होता जा रहा है, सिंक करता जा रहा है मैंग्रोव फॉरेस्ट के कारण। ठीक है, ये बात हमें समझ में आई। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई है। बट इसके साथ साथ इमरजेंस क्या है, इमरजेंस के रूप में जो कोलोराडो है, कोलोराडो प्लेटू है यूनाइटेड स्टेट्स में, दैट इज द क्लासिकल एग्जांपल फॉर द इमर्जिंग मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट। जहां पे पहले एक नदी बह रही थी, बट अगर इमरजेंस हो गया, नदी की स्पीड बढ़ गई, और नदी की स्पीड बढ़ने के कारण उसने क्या किया, वर्टिकल इरोजन तय किया, और उसने क्या बना दिया, एक कैन्यन क्रिएट कर दिया। उसने क्या कर दिया, कैन्यन क्रिएट कर दिया, जिसे ग्रैंड कैन्यन के नाम से जानते हैं, जिसे ग्रैंड कैन्यन के नाम से जानते हैं। सो दिस वाज all about the process related to the endogenic as well as the exogenic forces, and we are going to talk about these forces in plate tectonic theory in thorough detailed manner, and moreover the exogenic processes will be dealt under the chapter number 12, where we will talk about landforms. I hope you loved this lecture. Thank you so much. We'll see you again with the next chapter. Bye bye.